Assalamualaikum students. Today we are going to discuss the main points of 3rd June Plan 1947 that is on page number 41. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिनेरियो क्या था, मुसलमानों का मौक़िफ़ क्या था या जो प्लान दिया गया था लॉर्ड वेवल की जानिब से उसको किस तरीके से रिजेक्ट किया गया या उसके फेलियर्स के क्या पॉइंट्स हैं। और उसके बाद जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बातचीत की गई, मुस्लिम लीडर्स के साथ बात की गई, हिंदू लीडर्स के साथ बात की गई, वो क्या सिनेरियो थी, वो क्या नेगोशिएशन थी, बातचीत थी, वो हम ऑलरेडी जो पिछले टॉपिक्स हैं यानी कि लास्ट वीडियोस में हम ऑलरेडी उस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट शॉर्ट सा इंट्रो डिस्कस करेंगे कि प्लान जो था मुसलमानों का मौक़िफ़ वही था, वो डिटरमिन थे कि उन्हें अपना एक अलग स्टेट चाहिए जहाँ पे वो मुसलमान जो है अपने अकायद, अपने बिलीव्स के मुताबिक रह सके। पहले पॉइंट, सेकंड थिंग कि ये जो न्यू एरिया था, न्यू ज्यूरिसडिक्शन थी, ये इस्लाम की ज़रूरत भी थी। अब मेन पॉइंट्स जो इसके 3rd जून प्लान 1947 की है कि लॉर्ड माउंटबेटन के और कांग्रेस की इंतहाई कोशिशों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत सारी इल्लीगल वेज़ को इस्तेमाल किया गया कि कोई भी जो है एक ऐसा मैकेनिज़्म, कोई भी ऐसी तरीक़ाकार हो जिससे मुसलमान अपने मौक़िफ़ से हट जाए। लेकिन मुसलमान डिटरमिन्ड थे, उनका सिर्फ़ एक ही पॉइंट था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब लॉर्ड माउंटबेटन की बहुत सारी कोशिशों के बाद जब हार मान ली लॉर्ड माउंटबेटन ने, तो उन्होंने अपने लीडर से कहा कि अब इस कंट्री को डिवाइड करो। जब उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया, कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक्सेप्ट कर लिया गया था नेहरू की जानिब से भी, कांग्रेस की जानिब से भी और ब्रिटेन की जानिब से भी कि एक अलग ये जो स्टेट है, सब कॉन्टिनेंट है, इसने डिवाइड होना है। अब जब ये डिवाइड होगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने ऑफिसर से ये बात कह दी थी, यानी कि अपने जो मातहत लोग थे, उनके अंडर जो ऑफिसर्स काम कर रहे थे, उनसे ये बात बोली थी कि पावर्स को डिवाइड किया जाए दोनों स्टेट्स के दरमियान। और इस पावर्स को डिवाइड करने की अथॉरिटी जो थी, वो प्रेसिडेंटशिप जो थी, वो ऑलरेडी नेहरू के पास थी। तो ये जो पूरा ज्यूरिसडिक्शन होनी थी, ये जो पावर्स की डिवीजन होनी थी, ये नेहरू ने करनी थी और इसको फाइनलाइज़ भी कर दिया गया। ठीक है? दोनों पार्टीज़ की जानिब से इसको फाइनलाइज़ किया गया और अप्रैल 1947 में ये कन्फर्म थी। ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास भेजी गई और उसने उसको अप्रूव भी कर दिया। ठीक है? मुसलमानों के बारे में सिर्फ़ अभी तक एक बात है कि इस पूरा जो प्लान है, इस पूरी जो डिवीज़न है, इसकी अप्रूवल हो चुका है। लेकिन जब लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से नेगोशिएशन की, यानी कि नेहरू ने जब लॉर्ड माउंटबेटन से बातचीत की और इस पूरे प्लान को एक बार एग्ज़ामिन किया, तो नेहरू की जानिब से ये प्लान रिजेक्ट हो गया, जिसकी खबर मुसलमानों को नहीं है, यानी कि कायदे-आज़म को, लीडर्स को, मुस्लिम लीडर्स को इस बात की खबर नहीं है। नेहरू ने इसको रिजेक्ट किया और क्योंकि नेहरू के और लॉर्ड माउंटबेटन के जो फ्रेंडली रिलेशंस थे, तो इस बेस पे लॉर्ड माउंटबेटन ने ये चीज़ बाहर भी, यानी कि सामने ऑन द फ्रंट लाइन भी नहीं आने दी। लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने कारिंदे से, यानी कि अपने मातहत एक उनका जो वीपी था, मेनन, जो कि एक इंडियन था, उसको कहा कि आप एक प्लान बनाएँ जिसमें पावर्स को डिवाइड किया जाए। ठीक है? और ये पूरी सिनेरियो, पूरी जो सिचुएशन है, मुसलमानों को नहीं पता। तो नेहरू ने उस प्लान को मेनन के साथ मिलके चेंज किया और लॉर्ड माउंटबेटन से, यानी कि खुद से वो प्लान मुर्तकिब किया, खुद से वो प्लान बनाया। अपनी मर्ज़ी से पावर्स को डिवाइड किया, अपने मर्ज़ी से एरियाज़ अपने पास रखे और जो एरियाज़ जो था कि जो एरियाज़ नहीं इतने एप्लीकेबल या जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, वो पाकिस्तान के हवाले कर दिए जाएँगे। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने इस पूरे प्लान को, जो नेहरू ने बाद में बनाया, उस प्लान को लंदन लेके गए और उसे अप्रूव्ड करवा लिया। लॉर्ड माउंटबेटन जब वापस आए, तो बहुत सारे इंडियन और मुस्लिम लीडर्स से आके मिले, जिसमें कायद-ए-आज़म शामिल है, लियाकत अली खान शामिल है, बलदेव सिंह, नेहरू, पटेल, ये तमाम लीडर्स शामिल हैं। इनसे मिलने के बाद इस प्लान को अप्रूव किया गया और माउंटबेटन ने चीज़, मतलब जब कायद-ए-आज़म ने इसके ऊपर इल्लीगल, यानी कि क्वेश्चन रेज़्ड भी किया कि पावर्स तो किस तरीके से डिवाइड हो रही थी, अप्रैल में ही हो गई थी। अब ये कौन-सा प्लान है? तो उसपे गांधी ने और लॉर्ड माउंटबेटन ने मुसलमानों को, यानी कायद-ए-आज़म को, ये बात क्लियरली डिपिक्ट की, यानी कि कन्विंस करने की कोशिश की गई कि अभी यही सिनेरियो है। इसी तरीके से इन सर्कमस्टांसेस में, इन हालात में, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इसमें यही पावर्स डिवाइड हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर आपको ये पावर्स चाहिए, तो हम पाकिस्तान की इवॉल्वेशन की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान कॉन्टिनेंट डिवाइड हो जाए। अदरवाइज़ तो बिल्कुल कोई डिवीज़न नहीं होगी। हम ऑलरेडी कह रहे हैं कि सब कॉन्टिनेंट एक स्टेट बन के रहेगा, यूनिटी पे रहेगा। या तो आप उस पॉइंट पे फिगर्ड आउट कर लें या फिर आप इस पॉइंट पे रेज़्ड आउट कर लें। तो ये जो पूरा प्लान था, ये 3rd जून को बिल-आखिर पास हो गया, जिसमें पावर्स डिवीजन जो है वो नेहरू ने खुद की थी। अब मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि वो क्या मेन पॉइंट्स थे जिसकी बेस पे ये डिवीजन हुई थी। पंजाब और बंगाल को एक प्रोविंस रहना दिया जाएगा, यानी कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज होंगी, जो कानून साज़ी करती हैं,
वो असेंबलीज जो है उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा, एक मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज, एक हिंदू मेजोरिटी एरियाज। और जो मेंबर्स हैं वो खुद वोट कास्ट करेंगे, यानी कि मेंबर्स के पास ये हक होगा कि वो वोट कास्ट कर सकते हैं। वो ये डिसाइड करेंगे कि ये किसके पास एरिया जाना चाहिए, मुसलमानों के पास या हिंदुओं के पास। इसमें कोई भी ब्रिटेन का बंदा, कोई भी ब्रिटेन ऑफिशियल जो होगा वो इस पूरी पार्टीशन में पंजाब और बंगाल की शामिल नहीं होगा। और ये डिसीजन जो है, अगर तो मेजोरिटी का वोट मुसलमानों के हक में आता है, यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के हक में आता है, तो बाउंड्री कमीशन बना दी जाएगी, यानी कि यहीं पे रहते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी कि पंजाब का एरिया ये है और बंगाल का एरिया ये है। फिर आता है सेकंड पॉइंट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसे NWFP कहा जाता है। एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया जाएगा। रेफरेंडम होता है, एक तो होता है हमारे पास ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, पोलिंग सिस्टम जिसमें वोट कास्ट किया जाता है। एक होता है रेफरेंडम जिसमें आपसे एक जगह पे लोगों को बुलाकर उनसे ये पूछा जाता है एट द सडन वे कि आप कौन सी पार्टी के साथ शामिल होना चाहिए, कि आप किसके हक में वोट देंगे, मुसलमानों के या हिंदुओं के। और एट द सडन प्लेस उसी टाइम ये फैसला हो जाता है, आफ्टर द मेजोरिटी किस साइड पे और फैसला सुना दिया जाता है। सो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रेफरेंडम कंडक्ट किया जाएगा, फिर डिसाइड होगा कि पाकिस्तान में शामिल होंगे या इंडिया में शामिल होंगे। और जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट खुद सेटल करेगी रेफरेंडम के बाद भी। अगर ट्राइबल एरियाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो कबायली इलाके हैं अगर वो मौजूद हैं, तो भी पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद वो ट्राइबल एरियाज गवर्नमेंट ही उनके इश्यूज को रिजॉल्व करेगी। और गवर्नमेंट किसके पास है, नेहरू के पास है। प्रेसिडेंसी जो है वो नेहरू के पास है, यानी कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है वो हिंदुओं के पास है। सिंध इसी तरीके से, जो सिंध है उसका जो फैसला होगा वो मेजोरिटी ऑफ वोट पे होगा, कि लोग जहाँ पे मेजोरिटी में होंगे उस साइड पे उनको सेटल डाउन कर दिया जाएगा। और इसमें यूरोपियन मेंबर्स जो होंगे वो वोट कास्ट नहीं कर सकते, बेशक वो सिंध का पार्ट हो, वहां पे रह रहे हो सिंध में, लेकिन उसके बावजूद भी वो वोट कास्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास सिटीजनशिप जो है वो यूरोपियन सिटीजनशिप है। बलोचिस्तान के जो एरियाज हैं, बलोचिस्तान को तब भी कोई भी एक प्रॉपर प्रोविंस का जो कह लें मकाम नहीं दिया गया था, अभी तक स्टिल यही इश्यूज हैं। सो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो शाही जरगा या कोयटा म्यूनिसिपैलिटी जो है वो उनके इश्यूज है वो गवर्नमेंट रिजॉल्व करेगी। बलोचिस्तान में भी जो ट्राइबल एरियाज हैं और जो आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनके इश्यूज, चाहे वो दोनों एरियाज पाकिस्तान के पास चले गए, उन दोनों के इश्यूज, उन दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली वो आपकी गवर्नमेंट डील करेगी। और गवर्नमेंट हिंदुओं के पास है, यानी कि अल्टीमेटली एरिया मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर देने के बावजूद भी कंट्रोल जो है वो हिंदुओं के पास ही आएगा, गवर्नमेंट उन्हीं के पास जा रही है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो डिस्ट्रिक्ट सलहट है। डिस्ट्रिक्ट सलहट असम बहुत बड़ा एरिया, जिसमें सलहट उसका एक छोटा सा एरिया के लिए, एक स्मॉल रीजन के लिए जहाँ पे मुसलमानों की मेजोरिटी, पूरे असम में नहीं, सिर्फ एक रीजन में जिसका नाम सलहट है, वहां पे एक रेफरेंडम कंडक्ट करवाया जाएगा। फिर ये डिसाइड होगा कि कौन सी स्टेट किस एरिया में शामिल होना चाहती है। और इस रेफरेंडम के बाद जो है, ये रेफरेंडम जो है उसके बाद कंडक्ट होगा आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल पार्टीशन हो जाए। जो पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया पंजाब और बंगाल वाला, उसके बाद पहले पंजाब की जो बंगाल है उसकी पार्टीशन डिसाइड होगी कि वेदर पाकिस्तान में ज्वाइनिंग है या फिर इंडिया के साथ है। और उसके बाद फिर सिलहट की बात आएगी। नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज जिसमें असम पूरा शामिल है, सिलहट को निकाल के असम पूरा, बिहार है, उड़ीसा है, यूपी, सीपी, बॉम्बे, ये तमाम के तमाम इंडिया में शामिल है, यानी कि नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है जिसमें हिंदुओं की मेजोरिटी है, सिखों की है, ये जिस भी और रिलीजन से बिलोंग करते हुए लोग हैं वो तमाम के तमाम हिंदू हिंदू मेजोरिटी एरियाज में चले जाएंगे। इसी तरीके से जो प्रिंसली स्टेट्स है, सब कॉन्टिनेंट में 635 प्रिंसली स्टेट्स काम कर रही थी, जिनको रूल जो है नवाब और राजाज कर रहे थे, ठीक है। और इनको जो डील करने का टोटल पर्टिकुलर फिनोमेना है वो भी ये जो स्टेट्स हैं ये खुद ही अपने इश्यूज को रिजॉल्व करेंगी, यानी कि 635 स्टेट्स हैं और ये खुद डिसाइड करेंगी कि इन्हें पाकिस्तान में शामिल होना है या इंडिया में शामिल होना है। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दक्कन, पटियाला, सवात, दीर, ये वो तमाम जगह हैं जो इंडिपेंडेंटली ये डिसाइड करेंगी वेदर दे वुड ज्वाइन पाकिस्तान, वेदर दे वुड ज्वाइन इंडिया, और वेदर दे रिमेन इंडिपेंडेंट। या तो वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है दोनों इश्यूज को खत्म करके, यानी कि ना इंडिया का हिस्सा बनेंगी ना पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगी, सेपरेटली काम करेंगी, या ये किसी एक स्टेट के साथ इंडल्ज होकर काम करेंगी। अब जो बहुत सारी स्टेट्स थी जिसमें आपके पास हैदराबाद है और बहुत सारी जो रीजन मैंने जिनका नाम लिया, इन स्टेट्स के ऊपर बाद में
इंडियन गवर्नमेंट जब पार्टीशन हो गई, प्लान बन गया, रूल्ड आउट भी हो गया, इन स्टेट्स के ऊपर बाद में उन्होंने उसके ऊपर काम किया और उन स्टेट्स को कह लें कि उन स्टेट्स के ऊपर काम करने के बाद जो आपके पास एक्स्ट्रा स्टेट्स यानी कि जो इंडिपेंडेंट थी उस टाइम तक, ठीक है, ना पाकिस्तान में शामिल हुई ना इंडिया में शामिल हुई, वो स्टेट्स इंडिपेंडेंट थी और इंडिया ने अपनी फोर्सेस यानी कि प्रेशर के थ्रू उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड करके उन स्टेट्स को अपने अंडर करवा लिया, यानी कि वो स्टेट इंडिया के अंडर आ गई बाय फोर्सफुली, बाय आर्मी, किसी भी तरीके से, यानी कि उन्हें फोर्सफुली प्रेशराइज करके इंडिया के कंडक्ट में, कोड ऑफ कंडक्ट में इंक्लूड कर दिया गया। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर अभी भी स्टिल जो थी, तो वो इसी वेरिएशन को हम देख रहे हैं कि वहां पे अभी भी इंडियन हुकूमत जो है वो काबिज और वो पूरे तरीके से उनके ऊपर रूल्ड आउट करने की कोशिश की जा रही है, वो अपनी स्ट्रगलिंग फेज में, यानी कि वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट रहेंगी, किसी के साथ शमूलियत अख्तियार करती है, ये इनका अपना ओपिनियन है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कभी भी अपने पॉइंट्स पे, अपनी बात पे कायम नहीं रहती। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो किस तरीके से स्ट्रैटेजीज को और सिनेरियोज को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि अभी भी हम ये जो अब न्यू फेज की बात की जाए तो इसमें भी यही हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर पे इंडियन फौज काबिज है और मुसलमानों को, और वहां पे जो भी एरिया रहते हैं रिलीजियस के लोग, मुस्लिम्स हैं, हिंदू है या सिख है, जो भी है, फिलहाल तो वहां पे मेजोरिटी जो मुसलमानों की, अगर हम ये बात करें तो वहां पे उन लोगों को कत्ल किया जा रहा है, उन्हें प्रेशराइज करके ये कहा जा रहा है कि आप इंडिया में शमूलियत अख्तियार कर लें, यानी कि आप ये एक्सेप्ट कर लें कि आपको रूल्ड, आपके जो न्यू रूलर्स हैं, आपकी न्यू जुरिस्डिक्शन जो है, आप इंडिया का मेन पार्ट है। सो ये एक सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सपैंडेड ऑफ पावर्स, पावर्स को एक्सपैंड करना। अगर वो जम्मू एंड कश्मीर तक अपनी पावर को एक्सपैंड कर लेते हैं, एक नया एरिया, एक न्यू जुरिस्डिक्शन बन जाएगी। और बांग्लादेश को तो वो वैसे ही पाकिस्तान से सेपरेट डाउन कर चुके हैं 1971 में, तो ये एक ऐसी कोशिश है जिससे पाकिस्तान को वीक, दिन ब दिन वीक करने की कोशिश की जा रही है। दिस इज इट, अल्लाह हाफिज।